आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कौन से मेथड होते हैं जिससे हम ब्रीदिंग लेते हैं और ब्रीदिंग को कंप्लीट करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग के अंदर कौन से ऐसे प्रोसेस है जिससे हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, और कैसे ये मैकेनिज्म होता है, कौन से हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन हैं या मसल्स है जो इसमें रोल प्ले करती है। कंप्लीट स्टडी करेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले दो ऐसी स्टेप्स हैं जो हमारे मैकेनिज्म को कंप्लीट करवाती है। सबसे पहले इनहेलेशन। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है? इनहेलेशन। एंड सेकंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। इनहेलेशन को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। और एक्सहेलेशन को हम एक्सपायरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन या इनहेलेशन यानी सांस को बाहर की जो इन्वायरमेंट की सांस है या जो भी ऑक्सीजन है उसको अंदर लेना, और एक्सहेलेशन यानी अंदर की जितनी भी सांस है वो बाहर छोड़ना। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू फ्रेंड्स हम एक्टिव प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। एक्टिव प्रोसेस यानी कि इस टाइम पे हमको एटीपीज की रिक्वायरमेंट या एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये जो एक्सपायरेशन प्रोसेस होता है वो हमारे पैसिव प्रोसेस से होता है, यानी कि इसमें कोई हमको नो एटीपी रिक्वायर, यानी कि कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। इंस्पायरेशन या एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। एक्सपायरेशन के थ्रू हम जब भी एयर को बाहर करते हैं तो हमारा पैसिव मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट या एटीपी रिक्वायर नहीं होती है, लेकिन जब इंस्पिरेशन या इनहेलेशन करते हैं तब हमको एटीपीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। अब हम नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर भी टू मैकेनिज्म या टू मसल्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। टू मसल्स इन्वॉल्व किसमें? इनहेलेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर दो मसल्स इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली होती है वो हमारी डायफ्राम एंड उसके एसोसिएटेड मसल्स, डायफ्राम और उसकी एसोसिएटेड मसल्स। और सेकंड जो होगी वो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। जो इनहेलेशन प्रोसेस है या इंस्पिरेशन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं नॉर्मली तब हमारे दो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले डायफ्राम और उससे रिलेटेड या एसोसिएट जो भी मसल्स होती है वो, एंड सेकंड जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि डायफ्राम कैसे रोल प्ले करता है हमारे इनहेलेशन के अंदर। आओ देखते हैं हम डायफ्राम के बारे में कि डायफ्राम कैसे रोल प्ले करता है। इसके लिए हमको डायग्राम शो करना पड़ेगा। ये जस्ट ऐसे ही समझने के लिए, कोई मैंने ड्राइंग नहीं की है। ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम, ये हमने एक रिब केज बनाया है। ये क्या है? रिब केज है। ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये अब हमने डायफ्राम बनाया है। ये डायफ्राम है। ठीक है। डायफ्राम जो है वहां पर डायफ्राम क्या है? एक मस्क्यूलर क्या है? प्लेट है। मस्क्यूलर प्लेट है।
डायग्राम एक मसल्स की बनी हुई प्लेट बोल सकते हैं जो डोम शेप की होती है जो, और डायफ्राम का क्या, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम डोम शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारी जो थोरेसिक कैविटी और इसकी जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। और फ्रेंड्स ये जो डायफ्राम है वो हमारे इनहेलेशन में कैसे रोल प्ले करता है, इसकी जो मसल से एसोसिएटेड वो और डायफ्राम देखना, ये जो हमारा रिब केज है वहां से डायफ्राम से जो रिलेटेड यहाँ मसल्स होती है वो अटैच होती हैं, और कुछ मसल्स हमारी वर्टिब्रा कॉलम से डायफ्राम तक भी अटैच होती हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, फ्रेनिक या रेडियल मसल्स, जो हमारे डायफ्राम से लेके रिब केज के यहाँ तक और वर्टिब्रा कॉलम के यहाँ तक जो मसल्स अटैच है उसको हम फ्रेनिक या रेडियल मसल्स बोलेंगे, जो हमारा पेरिफेरी ऑफ डायफ्राम के अंदर आती है, पेरिफेरी ऑफ डायफ्राम के अंदर आती है। जो फ्रेनिक और रेडियल मसल्स है वो हमारे पेरिफेरी ऑफ डायफ्राम इसके स्ट्रक्चर में आती है, और ये हमारे डायफ्राम को वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज के यहाँ तक उसको अटैच करके रखती हैं, और ये हमारे जब हम इनहेलेशन करते हैं तब ये हमको हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे, ये जस्ट हम एक बार डायग्राम समझते हैं, फिर मैकेनिज्म आगे बताऊंगी मैं कि कैसे हेल्प करती है। अब सेकंड हमने क्या बात की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये डायफ्राम की मसल्स बताइए फ्रेंड, अभी तक कैसे हेल्पफुल होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट डायग्राम के अंदर देखोगे डायफ्राम और उसकी एसोसिएट मसल्स कैसे मतलब कहाँ उनकी लोकेशन होती है वो जस्ट देखा है हमने। अब इसके लिए भी मुझे डायग्राम शो करना पड़ेगा, ये रिब केज, ये वर्टिब्रा कॉलम और ये डायफ्राम। अब फ्रेंड्स जो रिब केज है उसके अंदर ये रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में यहाँ मसल्स होती हैं बैक साइड। ठीक है, ये क्या होती है, यहाँ पर मसल्स होती है जिसको हम इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो नंबर्स में 11 पेयर में होती है, और जो हमारी रिब्स होती है वो 12 पेयर्स के अंदर होती है, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो नंबर्स ऑफ पेयर कितने होते हैं इसके, 11। फ्रेंड्स आपको डायफ्राम की जो मसल एसोसिएटेड डायफ्राम समझ में आया, इधर इंटरकोस्टल मसल, हमने ये जस्ट लोकेशन बताई है, अभी तो हम इसका मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये हेल्प करती है इनहेलेशन में। अब मैकेनिज्म, सबसे पहले इनहेलेशन के थ्रू सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल्स, जो फ्रेनिक मसल्स थी डायफ्राम को वर्टिब्रल कॉलम और जो रिब केज था वहां पे अटैच जो मसल्स थी वो फ्रेनिक मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर डायफ्राम क्या, पहले तो डायफ्राम डोम शेप था, अब फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी पुल करेगी उसको एकदम स्ट्रेच, तो हमारा डायफ्राम होगा वो फ्लैट हो जाएगा। जब डायफ्राम होगा वो फ्लैट होगा तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, तब क्या होगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब थोरेसिक कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा तो यहाँ तक पहले याद रखो कि थोरेसिक डायफ्राम फ्लैट हुआ, थोरेसिक जो वॉल्यूम था डायफ्राम से ऊपर वाला पोर्शन उसमें हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। हम इंटरकोस्टल मसल्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कैसे बढ़ती है, देन हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। इंटरनल जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे क्या होगा, जो हमारा रिब केज था वो मूव करेगा, कैसे, अप होगा मतलब कि ऊपर की तरफ, एंड आउट होगा मतलब पूरा फैल जाएगा हमारा जो रिब केज है वो। ठीक है,
फिर क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये भी थोरेसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। देखो फ्रेंड, इंटरकोस्टल मसल्स थी जो हमारे रिब केज की, वो हमारी जो रिब केज के अंदर इंटरकोस्टल मसल थी जो एक्सटर्नल, अब वो क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हमारा रिब जो होगा, रिब केज होगा, वो एक तो यहाँ बाहर की तरफ फैल जाएगा, और अब यानी कि जब बाहर की तरफ फैलेगा तो आउट भी हो जाएगा, रब भी होगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वहां पर भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इन दोनों की वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा कंपेरेटिवली बाहर, -2 से लेके -6 mm ऑफ Hg जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। कितना, -2 से लेके -6 तक जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। दैट इज नेगेटिव, जिस उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, इसको हम नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक जनरल बात है, जब हमारे बॉडी के अंदर या कहीं पर भी जब प्रेशर होगा वो कम होगा और बाहर के इन्वायरमेंट में प्रेशर होगा, तो जो प्रेशर होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एयर मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है वो कम है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगी और इनहेलेशन कंप्लीट होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? जो हमारा डायफ्राम था वो भी डोम शेप का था सबसे पहले। अब क्या हुआ, फ्रेनिक या रेडियल मसल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाएगा। इस तरीके से फ्लैट होगा तो थोरेसिक कैविटी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ते यहाँ का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी इंटरकोस्टल जो मसल्स है हमारी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो हमारा जो ये रिब केज है वो क्या होगा, एक तो मूव होगा आउटसाइड, बढ़ जाएगा, और मूव अप होगा, मतलब कि बाहर की तरफ भी बढ़ेगा और उसका जो लेवल था वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम होगा थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाएगा। अब इन दोनों की वजह से जो प्रेशर बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी में, और जो -2 से -6 तक डिक्रीज होगा, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट से, जिसको हम नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा या नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, और जो एयर होगी बाहर के इन्वायरमेंट में वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आती है, और जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम है वो कम हो गया है, थोरेसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम है वो कम हो गया, -2 -6, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो एयर होगी वो हमारे लंग्स के अंदर आएगी, और इस तरीके से हमारा इनहेलेशन या इंस्पिरेशन जो मैकेनिज्म होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड बात करेंगे ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कैसे होता है। इनहेलेशन कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है। सबसे पहले हमारी रिलैक्स होगी कौन सी मसल, रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिक मसल्स, जो डायफ्राम वाली, और डायफ्राम वापस अपनी रिपोजिशन में आ जाएगा। डायफ्राम डोम शेप, डायफ्राम होगा वो डोम शेप में आ जाएगा, और जो डिक्रीज होगा वॉल्यूम जो थोरेसिक कैविटी के अंदर बढ़ गया था, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। देन हम बात करेंगे सेकंड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होगी, जिससे क्या होगा, रिब केज जो होगा वो मूव डाउन एंड इन, अंदर की तरफ वापस आ जाएगा और डाउन हो जाएगा, जिससे वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। कहाँ पर, थोरेसिक कैविटी में। अब ये दोनों क्या करेंगे, वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर वापस कम हो जाएगा,
फिर प्रेशर होगा थोरेसिक कैविटी के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएगा वापस से। देन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एयर जो हमारे लंग्स के अंदर है, एयर मूव फ्रॉम थोरेसिक कैविटी लंग्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो लंग्स के अंदर जो एयर है वो हमारे थोरेसिक कैविटी से होते हुए वापस बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी। ये हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन जो कंप्लीट होता है मैकेनिज्म। फ्रेंड समझ में आया? क्या था, दो स्टेप्स होती है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन के अंदर एक्टिव प्रोसेस जो होता है एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सेलेशन के अंदर नो एटीपी पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू ये वर्क करता है। इनहेलेशन के अंदर दोनों मसल्स थी, जो डायफ्राम और एसोसिएटिव मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल दोनों हेल्प करती है। डायफ्राम के अंदर जो फ्रेनिक रेडियल मसल्स है वो काम करती है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब क्या होगा, डायफ्राम के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा फ्रेनिक मसल्स का, तो डायफ्राम होगा वो पहले तो डोम शेप का था, अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स के अंदर तो ये इसको फ्लैट कर देगी। जैसे ही फ्लैट करेगी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इधर भी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, तो हमारी जो ये रिब केज है वो आउट हो जाएगा और अप हो जाएगा, मतलब कि साइज में फुल जाएगा, और हमारे ऊपर की तरफ इसकी जो पोजीशन होगी वो अप हो जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों से क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, जिस जो -2 से -6 होगा। और जो एयर मूव करेगी वो हाई कंसंट्रेशन, यानी बाहर के इन्वायरमेंट में एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेरेटिवली थोरेसिक कैविटी, तो लंग्स के अंदर एयर का मूवमेंट होगा, जो हम इनहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर हम ड्यूरिंग एक्सपेरेशन या एक्सहेलेशन क्या होता है, वापस से हमारी जो रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम की जो फ्रेनिक मसल्स थी उसका, जो डायफ्राम का पहले डोम शेप जो था वो ही पोजीशन वापस आ जाएगी। इंस्पिरेशन के अंदर फ्लैट था, अब वापस एक्सपायरेशन होने वाला होगा उस टाइम पे वापस डोम शेप हो जाएगा। जो उससे क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ता था उसके फ्लैट होने से वापस डोम शेप में हो जाएगा, तो प्रेशर वापस कम हो जाएगा। और इसी तरह इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है हमारी एक्सटर्नल, वो रिलैक्स होगी तो रिब केज होगा वो वापस डाउन हो जाएगा, और अंदर की तरफ वापस सिकुड़ जाएगा, इन हो जाएगा, जिससे वॉल्यूम था थोरेसिक कैविटी का वो कम हो जाएगा। अब इन दोनों की वजह से जो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर था कम हुआ, वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ तो वापस अप हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो एयर मूव हुई थी हमारे थोरेसिक कैविटी के थ्रू अंदर लंग्स के अंदर, वो वापस हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपायरेशन या एक्सपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम आउट कर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपके इस डाउट को सॉल्व कर सके और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं आपके लिए।